अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि सेहत कार्ड पे आप अपना इलाज मुफ्त कैसे करवा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं वो सेहत कार्ड ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे पास सेहत कार्ड नहीं है, हम सेहत कार्ड कहाँ से लें। पहले तो गवर्नमेंट जो है वो यूनियन कौंसिल से या टाउन कमेटी वगैरह वालों को सेहत कार्ड दे देती थी, वो आगे डिवाइड करते थे कार्ड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड को ही सेहत कार्ड कंसीडर कर दिया। मतलब कि जो आईडी कार्ड है आपका वही आपका सेहत कार्ड का दर्जा रखता है। आप आईडी कार्ड लेकर जाएंगे तो उसी पे इलाज हो जाता है। उसके अलावा दूसरी एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप शनाख्ती कार्ड लेकर जाते हैं तो जो बंदा शादीशुदा होता है वो फैमिली का सरबराह होता है, और उसके बाद जो नीचे उसके बीवी बच्चे वो फैमिली ट्री में आते हैं। तो इसीलिए वो दो कार्ड आपसे मांगते हैं, एक सरबराह का कार्ड और एक बच्चे का या जो उसके साथ वाला होता है। अगर सरबराह ने खुद इलाज करवाना हो फिर एक ही कार्ड की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप फैमिली के सरबराह हैं और आपने अपने बच्चे का इलाज करवाना है और उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो वो आपसे आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड और बच्चे का बेफाम मांगेंगे। बेफाम मस्ट होता है। और इसी तरह ही अगर आपकी मिसिज़ है तो आपकी मिसिज़ के कार्ड पे शोहर का नाम लिखा होना ज़रूरी है, वल्दियत नहीं लिखी होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पेशली गायनी का इलाज करवाना है तो उसके लिए मिसिज़ का जो नाम है उसमें वल्दियत नहीं, उसमें शादीशुदा ज़ाहिर हो और शोहर का नाम लिखा हो, अदरवाइज़ सेहत कार्ड पे इलाज नहीं होता। ये वो चेंजिंग छोटी मोटी होती हैं जो आप नादरा वालों से जो चेंज करवा के अपना डाटा अपडेट करवा सकते हैं। बाकी आप बहुत लकी हैं कि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप तक ये वीडियो पहुंच रही है। मैं बहुत मुफीद मालूमात आपको देखने वाला हूं, आपको मुफीद मालूमात देने वाला हूं, इसलिए मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप एलीट साकिब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बीमार होते हैं, आप सीधे हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जाके आपने पहले ओपीडी में चेकअप करवाना होता है। जो ओपीडी बेस पे चेकअप है वो सेहत कार्ड पे नहीं होता। सेहत कार्ड पे इनडोर का इलाज होता है, आउटडोर का इलाज नहीं होता। बाज़ लोग जाते ही कहते हैं जी हमारा सेहत कार्ड बना, हमारा इलाज कर दे। ऐसी बात नहीं होती। जाके पहले ओपीडी में चेकअप करवाना होता है या एमरजेंसी में चेकअप करवाना होता है। चेकअप करवाने के दौरान डॉक्टर आपको डायग्नोज करता है। डायग्नोज करने के बाद अगर चंद एक ज़रूरी टेस्ट या अल्ट्रासाउंड हो वो भी आपसे करवाता है। उसके बाद वो देखता है, अगर आपको ज़रूरत है एडमिशन की, दाखिले की, फिर आपको सेहत कार्ड पे दाखिल कर लिया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जाते कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे दाखिल कर लें। तो इस तरह आप भी गलत काम कर रहे होते हैं, डॉक्टर भी गलत कर रहा होता है। ये जो सेहत कार्ड है ये पॉलिसी स्टेट लाइफ वालों को दी गई है और स्टेट लाइफ की पॉलिसी के ये बिल्कुल भी मुताबिक नहीं है कि एक बंदा जो है वो सवेर किस्म का बीमार नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बीमार है, उसके पास दवाई के पैसे नहीं तो उसको डॉक्टर दाखिल कर ले। ऐसी बात नहीं है। अगर डॉक्टर ने आपको दाखिल करके सिर्फ दवाई ही देनी है, औरल मेडिसन ही देनी है, जो आपने मेडिसन खुद खानी है, तो वो तो घर जाके भी खा सकते हैं, उसके लिए आपको दाखिले की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इनडोर बेस पे दाखिल किया जाता है आपको। दूसरा आपको बताता चलूँ, जब डॉक्टर आपको एग्जामिन करके देखता है कि आपको वाकई सवेर किस्म की बीमारी, वो आपको दाखिल कर लेता है। उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड लेके सेहत कार्ड दफ्तर जाएंगे जो पैनलाइज हॉस्पिटल हैं। हर हॉस्पिटल में सेहत कार्ड के नुमाइंदे बैठे होते हैं। जो पैनलाइज हॉस्पिटल हैं, आपने पैनलाइज हॉस्पिटल की लिस्ट देखनी है तो आई हेल्थ स्टेट जो है ना, गूगल में वेबसाइट सर्च करेंगे उसके अंदर सारी लिस्ट आ जाती है। स्टेट लाइफ की वेबसाइट है ये, उसके अंदर पैनलाइज हॉस्पिटल की लिस्ट आ जाती है। या कोई भी सेहत कार्ड के नुमाइंदे से जो भी किसी हॉस्पिटल में है उससे आप पूछ लेंगे कि कौन कौन से हॉस्पिटल पैनलाइज है। तो हॉस्पिटल तो बहुत ज़्यादा पैनलाइज है, आप ये पूछ लें कि फ़लाँ हॉस्पिटल में जाना चाह रहा हूँ, क्या वो पैनलाइज है कि नहीं, वो आपको फौरी बता देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप जब सेहत कार्ड लेकर सेहत कार्ड के नुमाइंदे के पास जाएंगे, वो वहाँ से एक रेफरल लेटर है, रेफरल लेटर वो फिल करता है। रेफरल लेटर वो आपका जो बायोडेटा है उसके थ्रू, आईडी कार्ड के थ्रू निकाल के आपको दे देता है। वो डॉक्टर उसके ऊपर जो है ना वो सारी बीमारी डायग्नोस और एस्टिमेटेडली एक्सपेक्टेड डेज़ कितने हैं और मेडिसिन कौन सी लगनी, ये सारा मेंशन कर देता है। उसके बाद आप वापस आते हैं, वापस आके फिर आप उसको एंट्री करवा देते हैं सेहत कार्ड वालों को, तो उसके बाद आपका दाखिला बन जाता है। दूसरी एक और बात जो बहुत से लोगों को वहम है, वो समझते हैं कि पता नहीं हमारे एक्स्ट्रा पैसे काट लेते हैं ये लोग, हमें दवाइयाँ थोड़ी देते हैं, रखते 2 दिन है और कार्ड 4 दिन लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। स्टेट लाइफ की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। स्टेट लाइफ हर चीज़ को बड़ी बारीकी से वेरीफाई करता है और इसके अलावा
मेडिसन और लैब्स समेत मोस्टली हॉस्पिटल में 2800, 3000, 3200, 3500 कंजर्वेटिवली जो बंदा उधर दाखिल होता है, मतलब नॉन सर्जिकल बंदा जिसका ऑपरेशन नहीं होना होता, कंजर्वेटिवली या ऑब्जर्वेटिवली मैनेजमेंट जिसकी हो रही होती है, उसका मैक्सिमम इतना चार्जेस डिडक्शन होती है 1 डे की, इंक्लूडिंग मेडिसन, इंक्लूडिंग लैब्स। जबकि जो सर्जिकली पेशेंट है, मतलब जिसका ऑपरेशन होना होता है, लगा लें लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी, कोई भी ऑपरेशन होना होता है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी मखसूस एक फ़िक्स पैकेज होता है, इंक्लूडिंग मेडिसन, इंक्लूडिंग लैब्स। वो फ़िक्स पैकेज की ही डिडक्शन होती है, एक्स्ट्रा आपसे डिडक्शन नहीं होती। इसी तरह जो बेबी बोर्न होता है उसके लिए भी फ़िक्स जो है चार्जेस होते हैं। नर्सरी में रखने के भी एग्रीमेंट इनका हुआ होता है, उसमें जो प्री मैच्योर इंजेक्शन लगता है उसके जो चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको पहले से अप्रूवल, माजरत के साथ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन ये मुफीद मालूमात अगर आप देख लेंगे आपको फ़ायदा होगा, बल्कि शेयर करें दूसरों को भी मिले ताकि उनको परेशानी बार बार ना हो। जो कुछ स्पेशल मेडिसिन होती हैं उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। आप अप्रूवल किससे लेते हैं? आप सेहत कार्ड के नुमाइंदे को बताते हैं कि हमें ये डॉक्टर साहब ने कहा ये मेडिसिन लगनी है, इतनी एक्सपेंसिव है, इसकी अप्रूवल दे दें। वो नुमाइंदा DMO को जो है डिविजनल मेडिकल ऑफिसर उसको बताता है, वो आगे PMO से अप्रूवल लेता है, फिर वो लग जाती है मेडिसिन। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पास से भी लगानी पड़ती। हर हॉस्पिटल में कैटेगरी होती है। मिसाल के तौर पर अगर ब्लड क्रॉस मैच है, ब्लड की बोतल जो लगनी होती है वो आपको पास से लगानी पड़ती, क्योंकि वो डोनर देता है। जो मरीज़ दाखिल है उसका तो होता ही है टेस्ट, लेकिन डोनर जो आउटसाइडर आता है वो देता है। इसी तरीके से और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेस्टों की फैसिलिटी नहीं होती, वो टेस्ट बाहर से करवाने पड़ते हैं। तो वो कुछ तो हॉस्पिटल कंपनसेट कर लेते हैं, वो कहते हैं जी बाहर से टेस्ट करवा लो, हम आपको पैसे दे देंगे जितने लगेंगे। कुछ हॉस्पिटल वाले हैं वो कहते हैं नहीं जी ये हमारे पास टेस्ट नहीं होते, लिहाजा ये पैसों से करवाएं। तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ता है। इसी तरह इस के अंदर सेहत कार्ड के अंदर 2 कैटेगरी का बैलेंस होता है। एक सेकेंडरी कैटेगरी होती है, एक टर्चरी कैटेगरी होती है। जितने सवेर किस्म के केसेस होते हैं वो सारे टर्चरी कैटेगरी में आते हैं। मिसाल के तौर पे डायलिसिस जो होते हैं वो टर्चरी कैटेगरी में आते हैं। आपका कोई दिल का बाईपास होना है टर्चरी कैटेगरी में आता है। कोई सब्सिस हो जाए, ज़ख़म ख़राब हो जाए, वो भी आपका टर्चरी कैटेगरी में आता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो टर्चरी केसेस में फ़ाल करते हैं। ऑर्थोपेडिक के आलमोस्ट ऑल केसेस टर्चरी में फ़ाल करते हैं। और इस तरह सेकेंडरी केस जो होता है उसमें छोटे छोटे ऑपरेशन या कंजर्वेटिव जो आप रहते हैं वो फ़ाल करते हैं। सेकेंडरी का मोस्टली बैलेंस 40,000 से लेके 60,000 तक होता है, और टर्चरी का बैलेंस ज़्यादा होता है, वो तकरीबन 3 लाख से लेके 5 लाख तक एक कार्ड के अंदर होता है जो एक फैमिली को अवेलेबल होता है। और इन केस ऑफ लाइफ सेविंग अगर बैलेंस ख़त्म हो जाए तो फर्दर और बैलेंस भी इनके पास फैसिलिटीज़ होती है कि ये प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, जो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस आपके कार्ड के अंदर शामिल हो सकता है। तो इसी तरह मोस्टली जो कार्ड है उनके अंदर बैलेंस 3,60,000 या 4,60,000 या 4,40,000 इस तरह होता है। वो प्रोविजनल वाइज डिफरेंट होता है, किसी सूबे में कम कार्ड में होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो जिसमें फ़र्ज़ करें 60,000 सेकेंडरी का बैलेंस है, आपने एक ऑपरेशन करवाया वो 50,000 का हो गया, आपका सिर्फ 10,000 बाकी बचा। आप फिर थोड़े दिनों बाद आके अपना इलाज करवाते हैं दाखिले पे सेहत कार्ड पे, तो बंदा आपको कहता है जी आपके कार्ड में बैलेंस नहीं है। आप परेशान हो जाते हैं और उसको कहते हैं यार मेरे कार्ड में तो 10 लाख था या 7 लाख था, सारा आपने उड़ा लिया, खा गए हैं, क्या किया आपने, इसका बैलेंस कैसे ख़त्म हो गया? मैंने तो एक छोटा सा ऑपरेशन करवाया। लेकिन आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि 2 कैटेगरी जो सेहत कार्ड को मिली हुई हैं, आपका सेकेंडरी कार्ड में जहाँ 60,000 बैलेंस था वहाँ से इलाज हुआ 50,000 का, बाकी 10,000 रह गया। तो अब जिस तारीख को आपका या आपके ज़िले का कार्ड एक्टिव हुआ था 1 साल के बाद उसी तारीख को ही दोबारा कार्ड एक्टिव होगा, और फिर उसके अंदर दोबारा सारा बैलेंस रीन्यू होगा। जो पुराना बैलेंस है ख़त्म हो जाएगा, और जो नया बैलेंस है स्टैंडर्ड बैलेंस जो हर एक के कार्ड में होता है ज़िला वाइज, वो आपके कार्ड में आएगा। तो इसीलिए आपका सेकेंडरी बैलेंस कम होता है, टर्चरी बैलेंस जो वो ज़्यादा होता है, क्योंकि टर्चरी बैलेंस में सवेर किस्म के केसेस होते हैं, सेकेंडरी बैलेंस में नॉर्मल केसेस। और बिल्कुल इसी तरह ही जब आप अपना इलाज मुकम्मल करवा लेते हैं उसके बाद जब आप वापस सेहत कार्ड काउंटर में जाते हैं, कुछ लोगों ने आपके ID कार्ड वगैरह बतौर सिक्योरिटी रखे होते हैं। वो क्या करते हैं
कि वो आपका आईडी कार्ड आपको वापस दे देते हैं। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ हो कि आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी देने हैं तो 1000 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट चार्जेस देते हैं, और इन केस ऑफ डेथ सम टाइम वो 10,000 भी देते हैं एक्सपायरी की सूरत में, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मसला पेश आए तो। उसके बाद क्या होता है कि जब आप चले जाते हैं हॉस्पिटल आपके ट्रीटमेंट की फ़ाइल प्रोवाइड कर देता है सेहत कार्ड वालों को। सेहत कार्ड वाले उसके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो है उसकी वर्किंग करते हैं, उसका एक बिल निकालते हैं जितने दिन स्टे या जिस भी सर्जरी में वो फ़ाल की है। उसके बाद वो स्टेट लाइफ में आपकी फ़ाइल चली जाती है, वो उसको बड़ी बारीकबीनी से रीड करते हैं, कोई उसमें मिस्टिगेशन हो तो उसको क्लियर करवाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल को पेमेंट 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर इशू कर देते हैं, या विद इन अ वीक भी इशू हो जाती है। तो ये सारा तरीक़ेकार होता है आपके इलाज का। इसीलिए इसमें एक चीज़ वाज़िया रहे कि बहुत से लोगों को ये डाउट था कि पता नहीं गवर्नमेंट चेंज होने से सेहत कार्ड ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा कोई नहीं है, सेहत कार्ड एज़ इट इज़ ही चल रहा है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कॉल की है कि सेहत कार्ड का क्या ख़त्म तो नहीं हो गया, सेहत कार्ड पे इलाज अब हो सकता है या नहीं। तो सेहत कार्ड वैसे का वैसे ही चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। और दूसरा वो ये पूछते हैं, परेशान होते हैं कि हम सेहत कार्ड कहाँ से लाएं, तो आपका आईडी कार्ड ही आपका सेहत कार्ड कंसीडर हो रहा है। आपने सेहत कार्ड कहीं से नहीं लाना, आप अपना आईडी कार्ड ले जाएं और जाके इलाज करवाएं। तो इस तरह की मुफीद मालूमात मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बना के आप तक पहुंचाता हूं। आपका कुछ भी नहीं जाना, आप ये सब्सक्राइबर जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, साथ घंटी बनी हुई है बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल कर लें, ताकि जितनी भी मुफीद मालूमात है वो आपको मेरी वीडियो आगे भी जो आनी है वो मिलती रहें। और दूसरा ये कि दूसरे लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि जो मालूमात आप तक मुफीद पहुंची है वो दूसरों को भी मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।